नमस्ते मित्रों, इतिहास लोक में आपका स्वागत। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और जो विषय चल रहा था वह था सुल्तान बलबन। बलबन के सिलसिले में अब तक अपन 3 बार मिल चुके हैं और अपनी यह चौथी मुलाकात है। पिछली 3 मुलाकातों में हमने देखा कि बलबन एक गुलाम था। उसने अपने स्वामी इल्तुतमिश का विश्वास अर्जित किया, उसके प्रमुख सरदारों में शामिल हुआ। इल्तुतमिश के मरने के बाद जो सुल्तान बने, मुझे ये कहना चाहिए कि सरदारों ने जिनको सुल्तान बनाया वे इतने सक्षम नहीं थे कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बचाकर रख सके। बलबन के सुल्तान बनने तक इल्तुतमिश के बाद जितने भी सुल्तान हुए वे सब सरदारों के हाथों की कठपुतली बनकर रहे। उन्हीं सरदारों में से एक बलबन भी था, लेकिन बलबन ने अपना खेल बड़ी समझदारी से खेला और वह खुलकर तब सामने आया जब नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाना था। इसका उसे लाभ भी मिला। वह उसका प्रधानमंत्री बना, नायबे मुमालिकत बना और उसने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, नायबे मुमालिकत रहते हुए सुल्तान की शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसके कारण जो बलबन कभी समकक्षों में प्रथम बनकर नायबे मुमालिकत बना था, उसको अपनी स्थिति और दृढ़ करने का अवसर मिल गया। नतीजा यह हुआ कि जब नासिरुद्दीन महमूद मरा तो बलबन आसानी से सुल्तान बन गया। हमने यह भी देखा कि सुल्तान बनने के बाद बलबन ने एक एक करके अपनी कठिनाइयों को दूर करना शुरू किया। उसके सामने एक बड़ी कठिनाई यह थी कि वह उन्हीं सरदारों के बीच से निकलकर सुल्तान के पद पर बैठा था जिन सरदारों के साथ मिलकर उसने कभी सुल्तान बनाए थे और सुल्तानों को गद्दी से उतारा था। भले ही यह काम उसने, यह कहना चाहिए कि प्रारंभ में बहुत आगे आकर न किया हो, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनते समय तो हमने देख ही लिया ना कि बलबन सरदारों को बनाने में और उनको गद्दी से उतारने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने की स्थिति में आ गया था। तो जिन सरदारों के साथ मिलकर वह राजनीति करता रहा है, वे सरदार क्या उसे चैन से शासन करने देंगे? क्या गारंटी है कि वे मौका पड़ने पर उसको गद्दी से न उतार देंगे? इसलिए उसने एक एक करके शमसी सरदारों का सफाया करना शुरू किया या उनको कमजोर करना शुरू किया। इसके साथ ही उसने एक और काम किया जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले अंक में। वह पूरा अंक ही बलबन के उस काम को समर्पित था। वह काम यह था कि उसने सुल्तान की गिरी हुई प्रतिष्ठा को अपनी तलवार के बूते उठाने का काम किया।
उसने शासन करने का अपना सिद्धांत गढ़ा। यह नहीं कहना चाहिए कि गढ़ा, लेकिन मान लीजिए कि कोई बर्तन है, कोई कलश है तांबे का, वह टूट फूट गया, मुच गया और उसकी कोई सुंदरता न रही, वह कोई काम का भी नहीं रहा। उस कलश को जब कोई कारीगर सुधारेगा तो उस पर चोट भी मारेगा, उसको घिसेगा भी, उसको तपाएगा भी। तो सुल्तान के पद की गरिमा रूपी जो कलश था, उस कलश को सुधारने का काम बलबन ने किया और वह शासन करने के सिद्धांत के नाम पर किया, जिसे अपन बलबन के राजत्व सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं। और उसमें उसने साहब कहा कि यदि मैं सुल्तान बना हूं तो मैं ईश्वर की कृपा से बना हूं और मुझमें कुछ विशेष शक्तियां हैं जिनके कारण मैं सुल्तान बना, वरना मैं थोड़ी बनता। और सुल्तान को सभी पैगंबर के बाद में जो जगह होती है वह जगह दें। वह गुलाम भी था तो उसको अपना जो गुलाम का रूप था उस पर पर्दा भी डालना था, सरदारों में खौफ भी पैदा करना था, दुनिया के देशों में भी अपनी इज्जत बढ़ानी थी। तो उसने कुछ नियम बनाए। नियमों के दो प्रकार, एक तो दिखावे का नियम, दरबार कैसा होना चाहिए, अंगरक्षक कैसे होने चाहिए, अनुशासन का स्तर क्या होना चाहिए, दरबार में जो लोग प्रवेश करें वे सिजदा और पापोस को निभाएं। और जो दूसरा रूप था जो दिखावे का नहीं था, दिखावे के साथ साथ चल रहा था, उस रूप की चर्चा अपन करेंगे। संकेत हमने कर दिए थे जब हम बलबन के राजत्व सिद्धांत की बात कर रहे थे कि उसने अमीरों का स्तर तय कर दिया, दरबार में उनकी जगह तय करती है, उनकी हदें तय करती, उनकी सीमाएं तय करती। जो अमीर ज्यादा सक्रिय थे उनको बलबन ने दूर भेज दिया, दायित्व देकर दूर भेज दिया, जिससे वे असंतुष्ट भी न हो। और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उसे एक रास्ता और सूझा। वह यह था कि सल्तनत जितनी उसके पास है उतनी तो सुदृढ़ रहे, उसमें तो कोई बाधा न आए। तो उसने कहा कि भाई मैं दूरस्थ देशों के अभियान नहीं करूंगा, मैं सल्तनत की जड़ों को मजबूत करूंगा। उसके नजदीकी सरदारों ने उसको कहा भी कि आपके पास आज की तिथि में सब कुछ है, आपके पास धन भी आ रहा है, जैसे कि बलबन ने व्यवस्था कर ली थी। प्रशासन को वह एक लय में, एक गति में, एक ताल में लेकर आने की कोशिश कर रहा था। तो उसे लगने लग गया था कि खजाना खाली नहीं रहेगा कम से कम। दूसरा ये कि उसके पास एक फौज भी थी,
लेकिन बलबन ने अपने सरदारों को कहा कि नहीं, यदि हम दूरस्थ प्रदेशों के अभियान करने लग जाएंगे तो कहीं न कहीं हम अपनी शक्ति को कम कर लेंगे, क्योंकि हमारी शक्ति दुश्मनों से लड़ने में खर्च हो जाएगी। आदिल खां, तबर खां और दूसरे कुछ और साथियों ने कहा, वे ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। बोले, साहब आप कहां कुतुबुद्दीन और शमसुद्दीन की परंपरा के आदमी हैं। मैंने परंपरा कहा है, वंश नहीं कह रहा हूं। इन लोगों ने कितनी प्रतिष्ठा बढ़ाई सल्तनत की, कितने लोगों को हराया, तो आप ऐसे पराक्रमी लोगों की गद्दे पर बैठे हैं, तो फिर आपको भी वही पराक्रम दिखाना चाहिए। आप तो ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं उनसे। तो बलबन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। वो जो मंगोल हैं उनके बारे में आपने विचार नहीं किया क्या? चंगेज खां का पोता हलाकू यदि हमारे दूरस्थ प्रदेशों के अभियान से चिढ़ गया तो कौन टकराएगा उससे? उससे टकराकर हम अपनी शक्ति को खत्म क्यों कर लें? हम क्यों उसकी आंख में खटकें? हम अपने आप को पहले मजबूत करेंगे। उसने कहा कि मुझे ध्यान है, मंगोलों ने मेरे राज्य के लाहौर को लूटा है, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है कि हम इतने आगे बढ़ जाएं अपने साम्राज्य के विस्तार में कि उसमें मंगोल बाधा बनकर आए तो हम उनका मुकाबला करें। यह स्थिति आनी नहीं चाहिए। सरदारों ने कहा, साहब जो आपके पहले सुल्तान हुए हैं, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे, उन सुल्तानों ने राजपूतों को हराया था, हिंदुओं को हराया था, और देखो वे लूट में कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने आभूषण लेकर आए थे। तो आप भी हरा दीजिए इन लोगों को। कितने हाथी, घोड़े, सोना चांदी हम प्राप्त करेंगे, हमारे राज्य को मजबूत करेंगे। तो बलबन ने कहा कि यदि मैं मुसलमानों का संरक्षक नहीं होता और मुझे इस सल्तनत के भविष्य की चिंता न होती तो मैं भी लूटकर खजाना ला सकता था, लूटकर हाथी, घोड़े, गहने ला सकता था। मैं भी, मेरे पास इतनी सेना है कि मैं अपने विरोधियों और इस्लाम के दुश्मनों को कुचल सकता हूं। जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई बात कह रहा हूं मैं, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। प्रश्न यह नहीं है कि बलबन किनको कुचल सकता था और किनको नहीं कुचल सकता था। प्रश्न यह है कि बलबन इतना समझदार था कि वह नहीं चाहता था कि विस्तार की कोशिश की जाए, जहां सफलता मिले वहां अपना झंडा गाड़ दिया जाए और वापस राजधानी आकर अपना नियमित काम शुरू किया जाए। थोड़े दिन बाद में फिर कोई और अभियान किया जाए, अगले अभियान की तैयारी की जाए। ऐसा वह चाहता नहीं था। उसका दृष्टिकोण यह था कि पहले हमें अपनी जो जमीन
है उसको सुरक्षित करना चाहिए। यूं इस तरह के विस्तार का कोई दूरगामी लाभ नहीं होगा। जैसे ही हम विजय करके लौटेंगे, जिन लोगों को अधीन बनाकर लौटेंगे, वैसे ही वे लोग फिर आजाद होना शुरू हो जाएंगे। तो क्यों न पहले अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया जाए कि जिन लोगों को बाद में हम हराएं, वे लोग उत्पात न करें। तो एक तो काम उसने ये किया कि उसने दूरस्थ प्रदेशों पर अभियान न करने की नीति अपनाई सल्तनत की सुरक्षा के लिए। जहां तक हिंदुओं के विद्रोहों की बात है या उनके दमन की बात है, मैं नहीं कहता कि बलबन के सुल्तान बनने तक जो समय गुजरा है सल्तनत का, उस सल्तनत के गुजरे हुए समय में हिंदुओं की चुनौती नहीं रही है, मैं नहीं कहता। हिंदू शासकों ने और खास तौर से राजपूतों ने लगातार सुल्तानों को परेशान रखा। इल्तुतमिश को सफलता भी मिली थोड़ी बहुत, लेकिन यह सफलता ऐसी नहीं थी कि हिंदुओं के इलाकों पर इल्तुतमिश का कब्जा हो जाए। लड़ाई होती, जैसे ही इल्तुतमिश लौटता या उसके आदमी लौटते, हिंदू शासक पुनः सक्रिय हो जाते। तो उसने ये कोशिश की बलबन ने कि इन लोगों को दबाया जाना चाहिए। यद्यपि अपने पूरे काल में नायबे मुमालिकत रहते हुए भी और सुल्तान रहते हुए भी हिंदू सरदारों की शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सका। यह काम तो आप देखेंगे आने वाले समय में अलाउद्दीन खिलजी करता है। उसके पहले बड़े स्तर पे ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यह चुनौती तो थी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए और बलबन ने जहां जरूरी हुआ वहां उसने अभियान किए। आप बस इस बात को याद रखिए, हिंदुओं की जो चुनौती है उससे भी बड़ी चुनौती उसके सामने मेवातियों की थी। ये लोग दिल्ली के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, दोआब में, और बलबन ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी इन मेवातियों के खिलाफ अभियान किया था, लेकिन वह उन्हें खत्म नहीं कर पाया था। और अब इन मेवातियों का दुस्साहस ये था कि वे दिल्ली के भीतर घुस जाते थे। दिल्ली शाम होने के बाद में डर जाती थी कि मेवाती आएंगे। वे लोग शहर में घुसते, लूटपाट करते और भाग जाते। यहां तक भी उल्लेख मिलता है कि वे जो महिलाएं पानी भरकर ले जाती थी कुएं या तालाब से, उनको भी परेशान करते थे। मेवातियों के साथ बलबन का अनुभव था प्रधानमंत्री रहने के समय का, तो उसका उसने लाभ उठाया अनुभव का। तो वही तरीका उसने दोबारा लगाया कि जंगलों को कटवा दिया जाए और कुछ छोटी चौकियां और एक बड़ी चौकी बनाई जाए। तो उसने गोपालगिर में एक दुर्ग बनवाया और कई चौकियां बनाई और वहां अपने आदमियों को नियुक्त किया। नियुक्ति में भी अफगानों को ज्यादा नियुक्त किया उसने। तो और फिर जो मेवाती पकड़े गए थे
उन मेवातियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, मार देना। और इन चौकियों पर जो अफगान नियुक्त किए गए थे, उन अफगानों को अपना गुजारा करने के लिए जमीन दी गई। तो उन अफगानों का एक तरह से लालच हो गया कि ये जमीन तो हमारी है और हमें इसको बचा के रखना चाहिए। कि आप मेवातियों के संकट की गंभीरता का अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं कि बलबन ने करीब 1 लाख सैनिक खोए अपने इन मेवातियों के खिलाफ, इनसे लड़ते हुए। और जब बलबन के लोग इन मेवातियों से निपटने के लिए आते थे, तो कई बार बलबन खुद उनके साथ आया करता था। और जब लड़ाई नहीं हो रही होती थी, वे प्रत्यक्ष लड़ाई तो मेवातियों के साथ होना एक कठिन ही काम था, क्योंकि वे कोई सुसंगठित सेना तो थे नहीं, वे तो लुटेरे थे। हाँ, वो उनका पूरा जो संप्रदाय है वही लुटेरा था। उनको लूटने का अभ्यास बहुत अच्छा था, उनका काम भी उसी से चलता था। तो शिकार के बहाने बलबन आकर देखा करता था कि मैंने जो काम अपने आदमियों को सौंप रखा है, वह काम ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ ही फिर दोआब के इलाके में, चाहे काम्पिल हो, पटियाली हो या भोजपुरी हो, इन ये क्षेत्र जो है वे लुटेरों के प्रमुख अड्डे थे, आप ये समझ लीजिए। तो उसने क्या किया कि जो इलाके खतरे वाले थे ना, शांत नहीं थे, वो इलाके उसने सरदारों के खाते में लिख दिए कि ये आपके हैं और आप इनको सुरक्षित रखिए। तो फिर उसने आदेश दिया अपने लोगों को, बोले जहां भी आपको मेवाती दिखे उनको पकड़ लीजिए, उनकी औरतें और उनके बच्चे भी पकड़ लाइए, जंगलों को कटवा दिया जाए, सड़कें बनाई जाए। यह भी उसकी योजना में था। तो बलबन की इन कोशिशों से मेवातियों के इलाके में शांति स्थापित हो गई। पूर्ण शांति नहीं, लेकिन स्थिति खतरनाक नहीं रही। उधर उसको खबर मिली कि कटेहर में विप्लव हो गया है। बदायूं और अमरोहा के हाकिमों ने इस विप्लव को खत्म करने की, इस विद्रोह को दबाने की कोशिश भी की। उन्होंने खबर फैलाई कि सुल्तान शिकार के लिए पहाड़ियों में जा रहा है। बलबन ने अपने 5000 तीरंदाजों को भेजा और कहा कि कटेहर को जलाकर राख कर दो। बलबन खुद कटेहर गया, उसने अपने सामने लोगों को मरवाया। तो इस तरह से बलबन ने अपने विद्रोहियों में एक आतंक का भाव भर दिया, एक भय भर दिया उनमें। तो कुछ शांति हुई।